पिछली मर्तबा हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में ये बात की थी कि हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एल्गोरिदम हाई वेरिएंस से सफ़र कर रहा है या बायस से सफ़र कर रहा है, और इन केसेस में क्या किया जा सकता है। किसी केस में हम डेटा सेट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, किसी केस में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ साथ हमने ये बात भी की थी कि हम किस तरह से एरर मीट्रिक कोई निकाल सकते हैं, किस तरह से किसी एल्गोरिदम का एरर मेजर कर सकते हैं और उसकी बेस पर डिसाइड कर सकते हैं ये एल्गोरिदम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आज हम इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि हम एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगल वैल्यूड हों या सिंगल मैट्रिक्स हों, वो हम किस तरह से देख सकते हैं, किस मैट्रिक के बेस पे हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम सही है या गलत है। पिछले मरतबा हमने ये बात की थी एरर से रिलेटेड। टेस्ट एरर हमने कहा था किसी एल्गोरिदम का निकाला जा सकता है यूजिंग दिस मैट्रिक विच इज़ मिस क्लासिफिकेशन एरर। मिस क्लासिफिकेशन एरर को हमने कहा था कि इसको निकालने का तरीका ये है कि एक एक्सप्रेशन हमें ऊपर नज़र आ रहा है एरर का। एरर की वैल्यू 1 होगी अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत क्लासीफाई करेगा। मसलन अगर हमारे हाइपोथेसिस ने किसी चीज़ को y इज इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट कर दिया है किसी केस में, जबकि एक्चुअल लेबल y का 0 था, तो हम कह रहे हैं कि एरर इज़ देयर। सिमिलरली अगर हमारे हाइपोथेसिस ने किसी चीज़ को गलत प्रेडिक्ट कर दिया है, यानी y को 0 प्रेडिक्ट कर दिया है, हालांकि एक्चुअल लेबल 1 था, तो उस केस में भी हम कह रहे हैं दिस इज़ एन एरर। तो एरर की वैल्यू 1 होगी इन केस ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन और 0 होगी अदरवाइज, यानी करेक्ट क्लासिफिकेशन के केस में। तो यहाँ पर एरर हमेशा वंस की फॉर्म में ऐड हो रहा होगा। ये वो केसेस होंगे जब हमने गलत लेबल असाइन कर दिया किसी इंस्टेंस के अगेंस्ट। ये एक हमें छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी जहाँ पे हमने कहा था कि 0.25 या 25% हमारा एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा था? इन चार में से एक एग्जांपल जो थी वो गलत थी, गलत क्लासीफाई हो गई थी। एक्चुअली वो 1 होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको 0। इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या एरर मैट्रिक्स को मज़ीद समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पहले देखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और इसका स्ट्रक्चर जो है हमें राइट साइड पे बना हुआ नज़र आ रहा है। ये बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है जी? ये स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें जो 2 कॉलम्स हैं उनको हमने उसके साथ एक एक्चुअल का लेबल भी लगाया हुआ है, और जो रोज हैं उनके साथ हमने प्रेडिक्टेड का लेबल लगाया हुआ है। ये जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड है ये हमारे क्लास लेबल्स हैं। हमारी क्लास का लेबल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है नेगेटिव क्लास, और 1 हो सकता है पॉजिटिव क्लास। 0 नेगेटिव क्लास, 1 पॉजिटिव क्लास। तो जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअल डेटा में, चाहे वो ट्रेनिंग डेटा हो, चाहे वो क्रॉस वैलिडेशन डेटा हो, चाहे वो टेस्ट डेटा हो, इट डिपेंड्स कि हम ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अपने टेस्ट डेटा के लिए बना रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन डेटा के लिए बना रहे हैं, या ट्रेनिंग डेटा के लिए बना रहे हैं। उसमें हमारे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर जो एक्चुअल लेबल नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे वो एक्चुअल लेबल 0 था, और पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे वो एक्चुअल लेबल पॉजिटिव था। और वो उन दोनों का काउंट हमारा इस एक्चुअल के 0 और एक्चुअल के 1 वाले कॉलम के काउंट के बराबर आ रहा होगा। तो हमारे टोटल इंस्टेंसेस भी यहाँ से हमें मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। दूसरी तरफ से प्रेडिक्टेड वाली चीज़ है। प्रेडिक्टेड में हमने किसी न किसी क्लास लेवल के अगेंस्ट यकीनन किसी न किसी हर इंस्टेंस के लिए किसी न किसी क्लास लेवल को असाइन किया होगा। हमने कहा होगा कि ये इंस्टेंस नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता है या ये इंस्टेंस पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करता है। हमारे एल्गोरिथम ने हाइपोथेसिस की थ्रेशोल्ड करके 0.5 वाली फॉर एग्जांपल जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल की थी, उस तरह की किसी हाइपोथेसिस की चीज़ को इस्तेमाल करके लेबल्स असाइन किए हुए होंगे। तो ये जो असाइंड लेबल्स हैं उनको हम कह रहे हैं ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो इन प्रेडिक्टेड वैल्यूज को इवेंचुअली हम इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट आवर एरर मैट्रिक्स। इस स्ट्रक्चर को ज़रा सा और समझते हैं। इस स्ट्रक्चर के जो 4 सेल्स हैं इनको हम कुछ लेबल दे देते हैं। एक का लेबल हमने दे दिया TN विच इंडिकेट्स ट्रू नेगेटिव, एक को हमने लेबल दे दिया ट्रू पॉजिटिव TP, एक को हमने लेबल दे दिया फॉल्स पॉजिटिव, और चौथा हमने लेबल दे दिया फॉल्स नेगेटिव का। ये 4 लेबल्स हमने
असाइन कर दिया। ये 4 लेबल्स हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमें हमारे एरोमेट्रिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जो टी एन और टी पी हैं, ये करेक्टनेस के बारे में बता रहे हैं कि कोई एल्गोरिथम कितना सही उसने काम किया, उसने कितना सही नेगेटिव क्लास को नेगेटिव के तौर पर प्रेडिक्ट किया और कितना सही उसने पॉजिटिव क्लास को पॉजिटिव के तौर पर प्रेडिक्ट किया। तो ये टी एन इज ट्रूली predicted negative classes, TP is truly predicted positive classes। फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव जो है ये एरर के बारे में बता रहे होंगे, कितना गलत काम किया किसी एल्गोरिथम ने, कितनी गलत क्लासिफिकेशन की किसी एल्गोरिथम ने। एफ एन इंडिकेट्स के कितने ऐसे इंस्टेंसेस थे जिनको उसने फॉल्सली नेगेटिव इंडिकेट किया, फॉल्सली नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया, फॉल्सली नेगेटिव क्लासीफाई कर दिया। और एफ पी बता रहा होगा कितने ऐसे इंस्टेंसेस थे जिनको हमारे एल्गोरिथम ने फॉल्सली पॉजिटिव कह दिया। तो ये 4 सेल्स जो हैं ये ओवरऑल हमारी मैट्रिक्स की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अपनी पिछले वाली एग्जांपल देखते हैं जो कुछ देर पहले हमने देखी थी। उसमें हमने क्या किया था, लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल देख ली थी। उसमें हमने देखा ये था कि एक्चुअल में से सिर्फ एक वैल्यू थी जो कि नेगेटिव क्लास थी, बाकी तीनों वैल्यूज पॉजिटिव क्लास की थी। और प्रिडिक्शन में हमने 2 को सही प्रिडिक्ट किया था, पहले 2 इंस्टेंसेस, और एक को हमने गलत प्रिडिक्ट कर दिया था एज ए फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब हमने इसको एज ए नेगेटिव क्लास प्रिडिक्ट किया था, और चौथा जो सेल था उसको हमने करेक्टली नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया था। अगर हम इस पर्टिकुलर छोटी सी एग्जांपल के लिए अपना ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फिल करने की कोशिश करें तो वो ये वैल्यूज आएंगी। हमने पहले इंस्टेंस को अगर हम देखें और दूसरे इंस्टेंस को देखें, इन दोनों में हमने बिल्कुल सही प्रिडिक्शन की है पॉजिटिव क्लास की, जिसकी वजह से हमने अपने टीपी वाले सेल के अंदर 2 लिख दिया। दीज आर 2 ट्रूली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंसेस। Instance number 3 is incorrectly predicted as false negative class। क्योंकि हमने उसको प्रेडिक्ट किया है नेगेटिवली एज नेगेटिव क्लास, तो यहाँ पर उसको रेड 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, बिकॉज इट was actually 1। You can look in row 3, but we have predicted as 0 as seen in the predicted column of row 3। तो यहाँ पर 1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा चौथा सेल है इस एग्जांपल के अंदर, चौथी रो है, चौथी रो में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी 0 थी और हमने प्रेडिक्ट भी 0 की। इसका मतलब हमारे एल्गोरिथम ने सही काम किया। जब सही काम किया तो ये वैल्यू आ गई ट्रू, और अब सही काम क्या किया, सही प्रेडिक्ट किया उसने नेगेटिव क्लास को, तो ये ट्रू नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई। This instance has been truly predicted as negative instance, as negative class member। तो अब हमने किया क्या, हमने अपना ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फिल कर लिया। एक सेल कैसे फिल हो रहा है 0 वाला, we did not predict anything as positive which was actually not positive। हमने यानी कि किसी भी गलत चीज़ को पॉजिटिव नहीं कहा, कोई चीज़ पॉजिटिव थी तो हमने पॉजिटिव कहा था, वरना हमने किसी चीज़ को इनकरेक्टली पॉजिटिव क्लासीफाई नहीं किया। देयरफॉर हमारा ये जो फॉल्स पॉजिटिव वाला सेल है ये खाली, इसमें 0 नंबर आ रहा है। तो टोटल इंस्टेंसेस कितने हैं जी, 1 + 1 + 2, टोटल 4 इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं हमें। और अब हम देखते हैं कि इन चारों इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं क्या जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर मेनी मैट्रिक्स विच कैन बी collected from this simple structure confusion matrix। एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो confusion matrix हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ये बाइनरी क्लास या 2 क्लास प्रॉब्लम के लिए बना हुआ confusion matrix है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 ही क्लासेज हैं, या तो क्लास 0 हो सकती है या फिर क्लास की वैल्यू 1 हो सकती है। तो क्लास की वैल्यूज सिर्फ 2 हैं इधर। ये सारे के सारे मैट्रिक्स हम इसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाले स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। मसलन मिस क्लासिफिकेशन रेट क्या होगा, जैसे हमने रेड कलर के अंदर 2 चीज़ों को लिखा हुआ है, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें मिस क्लासिफिकेशन रेट में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। अगर आप देखें तो मिस क्लासिफिकेशन रेट हमारा इस तरह से नज़र आएगा, फॉल्स पॉजिटिव जमा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव वाला सेल कौन सा है, उसमें वैल्यू इस वक्त हमारे पास 0 आ रही है, और फॉल्स नेगेटिव वाले सेल के अंदर हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है।
1 plus 0 divided by total number of instances which is 0 plus 1 plus 1 plus 2. मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ फ्रॉम फॉल्स पॉजिटिव वाला सेल, सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ फ्रॉम द फॉल्स पॉजिटिव वाले सेल। क्लॉकवाइज मूव करते हुए मैं अगर देखूँ तो मैं देख रहा हूँ ये 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 वैल्यूज आ रही हैं। ये जो 4 वैल्यूज हैं, नीचे 4 आ गया और हमारे पास ऊपर वैल्यू 1 आई थी, तो 1/4 इज 25%। लास्ट टाइम भी हमारा 25% ही जवाब आया था मिस क्लासिफिकेशन रेट का इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर। एक और मेट्रिक जो हम यहाँ से एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी कैसे निकल रही है, हमने दो चीज़ों को ग्रीन में कलर किया हुआ है इधर, ये जो दो चीज़ें ग्रीन में कलर हुई हैं ये हमारी ज़ाहिर बात है ये बताएंगे कि एल्गोरिथम ने सही काम किन इंस्टेंसेस पर किया है। तो एल्गोरिथम हैज़ करेक्टली क्लासिफाइड these two these the values shown in these two cells, TP वाला सेल एंड TN वाला सेल। 2 plus 1 इन दोनों सेल्स का सम निकल रहा है, तो इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो हमारा दोनों केसेस में 4 ही है। 3/4 इज 75%, तो 75% इज आवर एक्यूरेसी। तो 1 माइनस एक्यूरेसी इज मिस क्लासिफिकेशन रेट या 1 माइनस मिस क्लासिफिकेशन इज आवर एक्यूरेसी। तो इस कन्फ्यूज मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से ये दो मैट्रिक्स देख सकते हैं कि हमारे निकल आए। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मिस क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ट्रू पॉजिटिव रेट, इसको लोग रिकॉल भी कहते हैं, प्रेसिजन आ गया, फॉल्स पॉजिटिव रेट आ गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन दोनों रेट्स का ताल्लुक ज़ाहिर बात है एडिशनल कॉस्ट से होगा जो हमें बेयर करनी पड़ेंगी अगर हमें कोई चीज़ गलत क्लासीफाई की है। एक एक करके देखते हैं ज़रा इनको। ट्रू पॉजिटिव रेट या रिकॉल जो है उसका क्या मतलब है। ट्रू पॉजिटिव रेट का मतलब है कि एक्चुअली जो पॉजिटिव क्लास के इंस्टेंसेस थे उनमें से कितने मैंने सही क्लासीफाई कर लिए हैं, सही कैप्चर कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटा सेट था डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स का और उसमें टोटल 15 डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल थे 100 में से। तो अब मैं पता ही करना चाह रहा हूँ कि इन 15 में से कितने मैंने सही प्रिडिक्ट कर लिए हैं या सही क्लासीफाई कर लिए हैं। 15 में से अगर मैंने 5 किए हैं तो बाकियों को मैंने क्या कहा होगा, बाकियों को मैंने कहा होगा ये डिफेक्ट प्रोन नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि ये डिफेक्ट प्रोन नहीं है तो इसका मतलब है मैंने उनको नेगेटिव क्लास में डाल दिया और मैंने उनको इनकरेक्टली नेगेटिव क्लास में डाला, यानी फॉल्सली नेगेटिव क्लासीफाई कर दिया। तो मैंने टोटल में से 15 में से 5 तो मैंने ट्रूली प्रिडिक्ट कर लिए एज पॉजिटिव, बाकी 10 मैंने फॉल्सली नेगेटिव प्रिडिक्ट किए। तो ये मेरा रिकॉल जो यहाँ पर नजर आएगा वो आएगा 5/5 प्लस 10 विच इज़ 5/15, यानी मैंने 33% अप्रॉक्सीमेटली मैंने 33% मॉड्यूल्स को सही पकड़ा, सही डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स को पकड़ा। अभी भी मेरे 67% के करीब डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स अनडिटेक्टेड पड़े हुए होंगे। इस छोटे से एग्जांपल पर अगर हम देखें तो इधर हमारा टीपी रेट क्या आ रहा है, हमने कितनी वैल्यूज़ को पकड़ा है सही। हमने दो वैल्यूज़ को जो हमारे टीपी के सेल के अंदर नज़र आ रही हैं, 1 वाला सेल इस मैट्रिक्स के अंदर इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय, मैं इसको ज़रा दोबारा से लिखता हूँ, इट इज़ 2 divided by how many positive instances did we have in our actual set, it is 3। फॉल्स नेगेटिव हमारा 1 है ना, तो ये हमारा इस कॉलम का सम है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव ओवर 2 प्लस 2 पॉजिटिव का सम। तो ये हमारा 67% अप्रॉक्सीमेटली हमने सही हमने 67% अपने डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स को या पॉजिटिव क्लास इंस्टेंसेस को सही पकड़ लिया, बाकी 33% हमने सही नहीं पकड़े। दूसरी तरफ प्रिसीजन अगर हम देखें, प्रिसीजन देखते हुए हम अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि जितने भी हमने पॉजिटिव क्लास में डाले इंस्टेंसेस उसमें से कितने वाकई पॉजिटिव थे भी, यानी हमने किसी को गलत तो नहीं प्रेडिक्ट किया हुआ फॉल्स पॉजिटिव। यानी फॉल्स पॉजिटिव को अगर हम अपने कैप्चर्ड ट्रू पॉजिटिव के अंदर ऐड कर लेंगे तो हम कह रहे हैं हमारी प्रेडिक्शंस में से एक्चुअली कितने थे भी फॉल्ट प्रोन ही, या कितने ट्रू क्लास से या पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करने वाले इंस्टेंस थे भी।
ये हमारी प्रेसिजन कहलाती है। यानी प्रेसिजन में हम ये प्रेडिक्टेड की 1 वाली रो का सम कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल पॉजिटिव से हमने डिवाइड किया ट्रू पॉजिटिव को अपने रिकॉल निकालते हुए, और प्रेडिक्टेड पॉजिटिव से डिवाइड किया ट्रू पॉजिटिव को प्रेसिजन निकालते हुए। तो ये हमारे दो बड़े सादा से मेजर्स हैं जो हमने अभी तक निकाल लिए हैं। इसके अलावा जो मेजर्स हैं उनको भी ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या मेजर्स हैं, जो वो कौन से मेट्रिक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। जो बाकी मेजर्स हैं, बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनमें से एक ट्रू नेगेटिव रेट है, फॉल्स पॉजिटिव रेट है, फॉल्स नेगेटिव रेट है। हम बाकी तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होंगे अभी इधर। जैसे फॉल्स नेगेटिव रेट है, फॉल्स नेगेटिव रेट इज नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स जो कि हमारे इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर सेल आ रहा होगा, उस सेल में जो वैल्यूज आ रही होंगी उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रूली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यूज के और फॉल्सली प्रेडिक्टेड नेगेटिव वैल्यूज के सम के साथ। यानी ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज अगर हम पहले इसको थोड़ा इरेज कर लें, ये वाली वैल्यूज जो हैं अगर हम देखें तो टी पी प्लस एफ एन ये वही वैल्यू है जो हमें रिकॉल के लिए नजर आई थी डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर में हमने जो यानी ये जो सेल था, ये जो हमारा कॉलम था 1 वाला कॉलम, एक्चुअल में 1 वाला कॉलम, उसी कॉलम की जो सम होगा उससे हम डिवाइड कर रहे होंगे फॉल्स नेगेटिव को। फॉल्स नेगेटिव वाला कॉलम हमारा, फॉल्स नेगेटिव वाला सेल हमारा था, इसके रेड कलर में 1 लिखा हुआ है। ये 1 डिवाइड बाई 3, अब हमारा वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ 0.3 अप्रॉक्सीमेटली 0.33। तो ये 0.33 वैल्यू आ रही है, ये अगर आप देखें तो इसको अगर हम 0.33 को और 2/3 को कंबाइन करें तो साम हमारा 1 आ जाएगा। तो एफ एन रेट और टी पी रेट जो होंगे वो समझ लें एक दूसरे से इनका रिलेशनशिप ये है कि 1 माइनस टी पी रेट इज इक्वल टू एफ एन रेट। इनका डिनोमिनेटर सेम है, उससे भी अंदाज़ा लग सकता है हमें। इसी तरह से अगर हम बाकी मैट्रिक्स को देखने की तरफ आएँ तो बाकी मैट्रिक्स में एक फॉल्स पॉजिटिव रेट है। ये कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ती है हमें रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंस की इन टर्म्स ऑफ क्लासिफाइंग द इंस्टेंस एज पॉजिटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव रेट कहलाता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम फॉल्स पॉजिटिव वाले सेल को हम डिवाइड कर, उस सेल में आने वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव के सम के साथ। यहाँ पर यानी जो टी पी प्लस टी एन है ये एक्चुअल नेगेटिव्स हैं। एक्चुअल नेगेटिव्स कितने थे और उन एक्चुअल नेगेटिव्स में से कितने इंस्टेंसेस पर हमने गलत लेबल लगा दिया। कौन सा लेबल लगाया है, लेबल हमने 1 लगाया है। तो फॉल्स पॉजिटिव के सेल में जो भी वैल्यू आएगी उस पर लेबल 1 लगा हुआ होगा। तो टोटल जो एक्चुअल नेगेटिव्स थे उनमें से कितनों को हमने इनकरेक्टली 1 का लेबल लगा दिया। इस केस में वो 0 है, तो हमारी 0 डिवाइडेड बाय 1 जो एक्चुअल नेगेटिव्स थे कितने, वो 1 थे। ये चौथी रो के अंदर नजर आ रहा है हमारी एग्जांपल की। टोटल 1 नेगेटिव्स थे, 1 में से 0 को हमने गलत प्रेडिक्ट किया एज पॉजिटिव, तो 0 और 1 इज 0। हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉल्स पॉजिटिव रेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। फिर हमारे पास एक और जो मैट्रिक यहाँ पे नजर आ रहा है वो ट्रू नेगेटिव रेट है। ट्रू नेगेटिव रेट निकालने का मतलब है कि हम बताना चाह रहे हैं कि टोटल नेगेटिव्स में से कितने हमने सही नेगेटिव क्लासीफाई किए। तो टोटल नेगेटिव्स यहाँ पर 1 थे, वही रो नंबर 4 ऑफ दिस डेटा। टोटल नेगेटिव्स 1 थे। यहाँ पर सेल नंबर 1 जो ग्रीन कलर में 1 लिखा हुआ है हमें बता रहा है कि टी एन की वैल्यू भी 1 है। तो टी एन डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो टी एन रेट इस केस में 1 आ रहा है। तो हमारा ये छोटा सा जो 4 इंस्टेंसेस का डेटा है, इस पर एक एल्गोरिथम ने काम किया। उस एल्गोरिथम ने क्या बताया हमें, उस एल्गोरिथम ने ट्रू नेगेटिव रेट 1 दिया, फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 दिया, ट्रू पॉजिटिव रेट या रिकॉल हमें 67% दिया, एक्यूरेसी 75% दी, मिस क्लासिफिकेशन रेट 25% दिया, प्रेसिजन एफ एन रेट जो उसने 0.33 दिया, और प्रेसिजन उसने हमें 1 दे दी। ये सारा कुछ बता दिया उसने। ये सारा कुछ हम किस चीज़ पर निकाल रहे हैं, ये होता का भाई हम आमतौर पर क्रॉस वैलिडेशन डेटा पे निकालने के बाद कोशिश करते हैं बताने रिपोर्ट करने की कि हमारे एल्गोरिथम का ये क्रॉस वैलिडेशन डेटा पर रिजल्ट आया हुआ है, ताकि हम फिर चूज़ कर सकें कि कौन सा एल्गोरिथम, यानी फॉर एग्जांपल 3 से 4 एल्गोरिथम हमने ट्राई किया और क्रॉस वैलिडेशन डेटा पे तमाम के तमाम मैट्रिक्स की वैल्यूज़ ले ली, फिर हम ज़रूर पता चूज़ कर सकेंगे कौन सा मैट्रिक इसमें से कौन सा एल्गोरिथम इनमें से बेहतर है।
लेकिन चूज़ करने के लिए क्या करें? चूज़ करने के लिए मुश्किल ये है कि किसी एक मीट्रिक को होना चाहिए था या कोई छोटा सबसेट ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए था। हमारे पास तो बहुत बड़ा सेट ऑफ मैट्रिक्स है। ये इतने सारे मैट्रिक्स में से सबके सब कंपेयर किए जाने चाहिए, इनका कोई कॉम्बिनेशन कंपेयर होना चाहिए, इनमें से कोई एक तो कंपेयर होने चाहिए। ये अ, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमारे पास एक ही ऐसा मैट्रिक हो जिस पर हम कंपैरिजन करें। तो तमाम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे या मशीन लर्निंग इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो आमतौर पे किसी एक मैट्रिक को लेते हैं और उसकी बेस पे एल्गोरिथम को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कौन सा वाला एल्गोरिथम इन तीन में से या चार में से बेहतर चल रहा है, और यस उसकी परफॉर्मेंस क्रॉस वैलिडेशन डेटा पर